तो हेलो एंड नमस्कार मित्रों। तो आपका इस सेशन में बहुत ही ज़्यादा वेलकम है, ठीक ना। क्योंकि हम इस सेशन में देखने वाले हैं, इस सेशन मतलब ऐसा सेशन हमेशा आएगा, ठीक ना। मतलब कि एग्ज़ाम तक लगातार ऐसा सेशन आता रहेगा आपके लिए, ठीक है। जिसमें हम लोग देखने वाले लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले। किसका? एसएसटी का। इससे ऊपर आने का चांस है, 1% भी चांस नहीं है कि इससे ऊपर क्वेश्चन आए, ठीक ना। हम हर सेशन में 50 क्वेश्चन देखने वाले, ठीक ना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक ना। इससे बाहर अगर एक भी अब अगर डेली सेशन देखिएगा ना, खाली रिपीट भी कीजिएगा, तो हर सेशन से लगभग 2-3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो इसीलिए इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। अगर एक टाइम बताया जाएगा आपको, उसी टाइम पे हमेशा ये वीडियो आएगा। लेकिन ये वीडियो कैसा होगा? तो ये वीडियो होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में। ये वीडियो लाइव नहीं चलेगी। बाकी बात, जो लाइव क्लास चलती है वो चलेगी अपनी टाइम से, जिसकी टाइम है 9, मतलब कि 8 से 9 बजे के बीच में चलती है, ठीक ना। 8 से 9 बजे के बीच में कब चलती है? तो वो सुबह चलती है। उसके साथ भी अवश्य जुड़े। उस क्लास में भी आपको बताया जाएगा कि बिहार बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट होगा वही आपको पढ़ाया जाएगा, और जो बोलिएगा आपको वही पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो तत्काल में हम इस लेक्चर पर फोकस करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आगे बहुत सारा बातें जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। ये आपका मॉक टेस्ट भी इसको समझ सकते हो, ठीक ना। अब इसको टेस्ट फॉर्म में भी इसको आप समझ सकते हो, ठीक ना। इसको लिखने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए, बस दैट्स इट। इससे आगे कुछ नहीं। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। कैसे आपके पास स्किप करने का भी मौका होता है, ठीक है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो एकदम धमाकेदार होने वाला। वीडियो के लास्ट में हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए लास्ट तक। तब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट का, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा आपके सामने कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ठीक ना। क्या क्वेश्चन है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी, ठीक ना। बोल्शेविक क्रांति क्या पूछ रहा है? बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी नवंबर 1917 में, ठीक ना। नवंबर 1917 में, ठीक ना। तो देख लीजिएगा कि नवंबर 1917 कौन है ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन है बी, हमारा बी हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर, ठीक ना। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति हमारा सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1917, ठीक है। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ऑल क्लियर। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक ना। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, ठीक है। ऑप्शन आपके पास अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, ठीक ना। तो देखिए हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी वो कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। ये भी याद रखिए कि भारत में भी सबसे पहले जो पहुंचने वाला व्यापारी था वो भी कौन था? भारत में भी सबसे पहले पहुंचने वाला व्यापारी था तो वो भी पुर्तगाली ही था। क्योंकि वास्को डी गामा कहाँ गए थे? वास्को डी गामा जो भारत के समुद्री मार्ग का खोज किए तो वो कहाँ गए थे? वास्को डी गामा कहाँ गए थे? तो वास्को डी गामा भी यही गए थे, ठीक ना। तो ये भी हम कह सकते हैं कि भारत में भी सबसे पहले जो पहुंचने वाला व्यापारी था वो कौन था? तो वही पुर्तगाली ही थे, ठीक ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ऑल क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा लेकिन ऑप्शन हम पढ़ देते, ठीक ना। ऑप्शन पहला ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता, ठीक ना। उसके बाद है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, उसके बाद है नवंबर 1920 हैजपुर, एंड उसके बाद ऑप्शन डी है दिसंबर 2020 नागपुर, ठीक ना। एक चीज़ ये भी बता दें कि जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब चाहते हैं कि उसको दोबारा हम देखें तो आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का नाम है कनेक्ट विथ साहो, ठीक ना। कनेक्ट विथ साहो। आप इस टेलीग्राम पे आके आप वीडियो का जो पढ़ा के पीडीएफ, उसका पीडीएफ आप वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो भी क्लास लेंगे सबका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। इस पर कनेक्ट विथ साहो जाइएगा, टिपिएगा, सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो वीडियो के अबाउट सेक्शन में, मतलब कि चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन की बात करें तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हुआ था कब, तो ये हुआ था सितंबर 1920। कहाँ पे, तो कोलकाता में। सितंबर 1920 में जब हुआ था क्या प्रस्ताव जो हुआ था सितंबर में सितंबर 1920 में कलकत्ता में, उसी में असहयोग आंदोलन का क्या रखा गया, तो प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, ऑल क्लियर। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, ठीक ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। ऑप्शन आपके पास 1923 गुरु गोलवलकर, ठीक ना, गुरु गोलवलकर, उसके बाद 1925 केबी हेडगवार, ठीक ना, उसके बाद 1926 चित्तरंजन दास, उसके बाद 1928 लालचंद, ठीक ना। ऑप्शन पे ध्यान नहीं दीजिए, हम पढ़ रहे हैं वो सुनिए, उसके हिसाब से आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ की स्थापना कब और किसने की, तो वो किए थे 1925 में। कौन किए थे, 1925 ईस्वी में हुआ था। किए कौन थे, तो वो किए थे केबी हेडगेवार, ठीक ना, केबी हेडगेवार हमारा हो जाएगा सही आंसर 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार। ठीक है, अब चले अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इंग्लैंड में मत देने का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को कब प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बताइए इंग्लैंड में जो मताधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को मिला था वो कब मिला था। तो ठीक ना, तो वो जब मिला था वो कब मिला था, तो वो मिला था 1918 ईस्वी में। इंग्लैंड में क्या मिला था, वयस्क पुरुषों और महिला को क्या मिला था, मत देने का अधिकार मिला था। मत देने के अधिकार को हम क्या कहते हैं, मताधिकार कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, 2 नंबर के लिए मत देने का जो अधिकार होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मताधिकार। अपने इंडिया में मत देने का मिनिमम एज क्या है, मत डालने का मिनिमम एज क्या है, तो वो है 18 साल। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा। ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। ठीक ना, तो देखिए कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में, देखिए क्या पूछ रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में कौन सा समाज उभरा। ठीक ना, तो वो कौन था, तो वो था मध्यम वर्ग। कौन होगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा मध्यम वर्ग। क्या हुआ, बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में क्या हुआ, उभरा, निकला। ठीक ना, तो याद रखिएगा मध्यम वर्ग। ठीक है, अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। देखिए अभी तो समुद्री है, ठीक ना, मान लीजिए पहले जब कुछ चीज़ का खोज नहीं हुआ तो उस समय एशिया और यूरोप में कैसे व्यापार होता था। ठीक ना, तो उस समय कैसे होता था, तो उस समय होता था रेशम मार्ग के थ्रू। ठीक ना, रेशम मार्ग के द्वारा। देखिए कब, प्राचीन ही काल में। ठीक ना, प्राचीन काल में, अभी की बात नहीं की जा रही। ठीक ना, प्राचीन काल में एशिया और यूरोप में जो होता था व्यापार कैसे होता था, तो वो होता था रेशम मार्ग के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। देखिए क्या हुआ, आर्थिक संकट के कारण कहाँ पे, तो यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, ये आपको बताना है। तो वो कौन था, देखिए आर्थिक संकट के कारण जो यूरोप में नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो वो था फांसीवादी नाजीवादी शासन। ठीक ना, फांसीवादी और नाजीवादी शासन, ये आप याद रखिएगा। सही आंसर होगा फांसीवादी एवं नाजीवादी शासन। ठीक है, अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो वो याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका। कौन थी? अमृत बाजार पत्रिका। ये क्वेश्चन लगभग हर एक साल आता है, इसको आप एकदम चाट जाइए, इसको एकदम रट जाइए, ठीक ना। सॉरी अरे एक मिनट सॉरी, कुछ इशू हो गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इतना रट लीजिएगा ना कि आपके माथा में ये बस जाए, ठीक ना, कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए क्या किया, तो अपनी भाषा बदल दी थी। तो वो कौन थे? तो वो थे अमृत बाजार पत्रिका, ठीक ना। अमृत बाजार पत्रिका हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसको रट लीजिए, ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न का। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 10। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है। मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा। महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा, ये किसने कहा था? ऑप्शन: महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स या ईसा मसीह। देखिए, मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा, ये किसने कहा था? तो ये कहे थे कौन? मार्टिन लूथर। ये भी याद रखिएगा, मार्टिन लूथर। ये हिस्ट्री का सबसे लास्ट जो है ना, सबसे लास्ट चैप्टर, उसी से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा। कौन कहे थे? तो कहे थे मार्टिन लूथर, ठीक है। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है ज्योग्राफी से कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऐसे याद रखिएगा, आपको पूछेगा कि सोपानी कृषि, ठीक ना। सोपानी कृषि याद रखिएगा, सोपानी कृषि कहाँ होता है? तो सोपानी कृषि वहाँ होगा जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे पहाड़ी इलाका होगा, ठीक ना। पहाड़ी इलाका ज़्यादा होगा। कैसे? पहाड़ी इलाका में सीढ़ी नुमा ऐसे मतलब सीढ़ी नुमा संरचना बनाकर यहाँ पे कुछ बोया गया, यहाँ पे भी कुछ बोया गया, यहाँ पे कुछ खेती किया गया, यहाँ पे कुछ खेती किया गया। ऐसे खेती वहाँ पे किया जाता है, ठीक ना। अगर ऐसे ही खेती को हम क्या कहते हैं? ऐसे खेती को हम कहते हैं सोपानी कृषि हम कहते हैं। ऐसे खेती को सोपानी कृषि कहते हैं। तो देखिए, हरियाणा में तो है नहीं, पंजाब में भी है नहीं, बिहार में भी है नहीं, तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना। उत्तराखंड हमारा होगा राइट आंसर, ठीक है। सोपानी कृषि कहाँ होता है? तो उत्तराखंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यह है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, ठीक ना। जल की मात्रा पूछ रहा है प्राणियों के शरीर में, ठीक ना। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा क्या होता है? निहित होता है, ठीक ना। प्राणियों के शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 65%। कितनी? 65%। ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। इसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या मार्क आता है? तो वो 70% मार्क आएगा, नहीं तो 60% मार्क आएगा। लेकिन आप 65% मार्क आएगा, कैसे? आप पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो पढ़े स्टूडेंट अच्छा या सही मार्क आएंगे, तभी उसको कहा जाएगा कि वो पढ़ा स्टूडेंट है, ठीक है। नहीं तो वैसे ही गवाह कहा जाएगा, ठीक है। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार या बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा गया है। तो वन को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये भी आप इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी फिक्स क्वेश्चन है, ठीक ना। ये भी आपका फिक्स क्वेश्चन है, या इसको VVI कह सकते हैं, ठीक है। अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तब देखिएगा सही से, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है कि एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ये कहाँ क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा
जियोग्राफी का मतलब कि भूगोल का हो गया क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन कहाँ का, चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मतलब कि बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब बुक का क्वेश्चन होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो वो था 400 करोड़ हेक्टेयर, ठीक ना, 400 करोड़ हेक्टेयर, ठीक ना। फिर क्या था, वन का विस्तार था, कब था, 1948 में। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। 1948 में भारत में नहीं, विश्व में इतना करोड़ हेक्टेयर पे क्या था, भूमि का विस्तार था, ठीक है। ऑल क्लियर। अब चले अगले प्रश्न की ओर। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बेशक इस सेशन ये लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको भरपूर मज़ा आने वाला है, या इसको आप कह सकते हैं कि एकदम बवाल टेस्ट होने वाला है। आप एक टेस्ट ही समझ के देख सकते हैं इसको, नहीं तो आप 2 गुना स्पीड में भी इसको बाद में देख सकते हैं, ठीक ना। आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है। ये तो वो वाला क्वेश्चन है कि 1 टन, ठीक ना, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का यूज होता है 1 टन बनाने के लिए। तो वो होता है 10 किलो का। कितना होता है, 10 किलो का। याद रखिएगा कि 1 टीन जो इस्पात बनाने में लगता है वो कितना लगता है, 10 किलो क्या लगता है, मैंगनीज लगता है, ठीक है। 10 किलो हमारा हो जाएगा सही आंसर, 10 किलो मैंगनीज, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोयले की सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है। तो ये भी क्वेश्चन ना जाने कितना बार पूछा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, या VI लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, एंथ्रासाइट हमारा हो जाएगा सही, सबसे उचित आंसर, ठीक ना। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन होगा, तो वो होगा एंथ्रासाइट, हमारा हो जाएगा उचित आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। कौन सा इसमें से उपभोक्ता उद्योग है। क्या पूछ रहा है, उपभोक्ता उद्योग कौन है। पेट्रो रसायन, लौह उद्योग, चीनी उद्योग, या चितरंजन लोकोमोटिव, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपभोक्ता उद्योग क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता उद्योग क्या होगा, चीनी होगा। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक ना। क्या हो जाएगा, चीनी हमारा हो जाएगा उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। और के लिए अगर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, ठीक ना। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो गठन हुआ था वो कब किया गया था। तो वो जो गठन किया गया था वो किया गया था 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी हमारा हो जाता है महत्वपूर्ण साल, ठीक ना। इस साल में दो तीन क्वेश्चन आता है इस साल से, ठीक ना। इस साल आगे उपभोक्ता के लिए पढ़िएगा तो ये 1986 आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण साल है, इस साल से क्वेश्चन आता रहता है, ठीक ना। तो सही आंसर होगा 1986 हमारा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19। क्वेश्चन 19 है, सॉरी इसको थोड़ा सा बग कर लेते हैं। क्वेश्चन 19 हमारा कह रहा है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, पाइराइट पूछ रहा है, ठीक ना। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, तो वो एक अधात्विक खनिज है, ठीक है। कैसा खनिज है, तो एक अधात्विक खनिज है, ठीक है। और वीडियो के सभी लोग लास्ट में बताइएगा कि कितना आपका सही हो पाया, ठीक ना। कैसे ये एक मॉक टेस्ट या कहिए टेस्ट टाइप का है, तो आप लास्ट में अपना आंसर अपना मतलब कि जितना मार्क्स लाए हैं उतना कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जो भी हमसे गलती होगा वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पे सर आपसे गलती हो गया है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी थी, ठीक ना। क्या पूछ रहा है, 2001 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि नगरीय आबादी कितनी है बिहार में, भारत का नहीं, बिहार में कितनी नगरीय आबादी है। तो वो कितना है, नगरीय आबादी कितना है, 10%। कितना, 10% आबादी क्या है, नगरीय है, ठीक है। 10% नगरीय आबादी, 10.5, ठीक है। अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो है क्वेश्चन संख्या 21। क्वेश्चन संख्या 21 है कि
निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी थे? ठीक ना, रंगभेद के विरोधी क्या थे? नहीं थे, रंगभेद के विरोधी नहीं थे। यह पूछ रहा है, देखिए, तो रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे वो बताना है। ठीक है, रंगभेद के विरोधी क्या थे? नहीं थे। तो वो कौन थे? तो जेड गुडी क्या थे? रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो वो कौन थे? जेड गुडी विरोधी नहीं थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है कि क्या है? प्रश्न संख्या 22 है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक क्या पूछ रहा है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? ऑप्शन पढ़िए और सही आंसर दीजिए। ठीक ना, सही आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, सांप्रदायिक का मतलब ये होता है क्या? एक धर्म। ठीक ना, एक धर्म को दूसरे धर्म से क्या होना? श्रेष्ठ समझना। ठीक ना, सांप्रदायिक मतलब हो जाता है कि अपने धर्म को दूसरे धर्म से क्या करना? सर्वश्रेष्ठ समझना। यही धारणा के साथ सांप्रदायिक राजनीति की जाती है। ठीक ना, तो याद रखिएगा कि सांप्रदायिक राजनीति एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इसी धारणा पर क्या होती है? आधारित होती है। हमारा हो जाएगा सही आंसर। पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन संख्या 23 पर। क्वेश्चन संख्या हमारा 23 है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो वो है अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण कनाडा भी कह सकते हो। ठीक ना, कनाडा भी होता है। ठीक है, इंडिया भी है, मतलब कि भारत भी क्या है? तो एक संघ राज्य है। ठीक है, ये तीनों देश याद रखिएगा। संघ सरकार का उदाहरण तीनों हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से हुआ? ठीक ना, जनता के विरुद्ध, सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश, सत्ता के विरुद्ध जो जन आक्रोश हुआ था वो कब हुआ था वो आपको बताना है। ठीक ना, किस दशक में हुआ था? सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था वो आपको बताना है। ठीक है, तो कौन से दशक में हुआ था? तो वो दशक था 1970 के दशक। ठीक ना, कब था? 1970 के दशक हमारा हो जाएगा सही आंसर। 1970 के दशक में मतलब क्या था? सत्ता के विरुद्ध क्या था? जन आक्रोश आया था। क्या से? क्योंकि उस समय क्या थी? इंदिरा गांधी क्या थी? पावर में थी। इंदिरा गांधी। ठीक ना, जो हमारे देश की प्रथम महिला क्या है? महिला प्रधानमंत्री भी हैं, इसको कहते हैं। ठीक ना, 1970 के दशक से ये सब आरंभ हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न का। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 25 कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो वो चिपको आंदोलन में क्या था? चिपको आंदोलन में हम लोग क्या देखें कि चिपको आंदोलन में क्या था कि अंग्रेज के द्वारा पेड़ का अनाधून कटाई किया जाता था। ठीक ना, इसीलिए जो जनजाति लोग थे, ठीक ना, वो पेड़ के साथ चिपक गए। ठीक ना, वो बोले कि पेड़ के साथ साथ हमें भी काट दीजिए। ठीक है, तभी पेड़ को काटे वरना छोड़ दीजिए। तो मतलब इसी टाइप का किया गया था। तो इसका मतलब क्या हो गया? पेड़ बचाने से। ठीक ना, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो पेड़ बचाने से संबंधित था चिपको आंदोलन। ये भी याद रखिएगा, ये भी कर सकते हैं VVI आपके लिए ऑब्जेक्टिव है। ठीक ना, VVI हम बहुत कम छेकते हैं। ठीक ना, लेकिन जो छेकते हैं वो 101% महत्वपूर्ण होता है। ठीक ना, 101% क्या होता है? महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो इसलिए सेशन को ध्यान से देखिए, ना बोले कि हर सेशन से आपका 2-3 ऑब्जेक्टिव सीधा डायरेक्ट टकराएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि तारी विरोधी क्या है? तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ? तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो अब जानते हैं कि तारी विरोधी जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था आंध्र प्रदेश से। कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश से हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न ये है, प्रश्न संख्या 27 है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? देखिए, जो अभी जानते हैं बीजेपी, आरजेडी, सब जो पार्टी है वो पार्टी का सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहला वो कहाँ बना था? ठीक ना, सबसे पहले उसको कहाँ बनाया गया था? पार्टी सबसे पहले कहाँ बना था? ठीक है, तो वो कहाँ बना था? तो वो बना था ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड में। कहाँ बना था? इंग्लैंड में। क्योंकि जानते हैं कि एक समय इंग्लैंड को ऐसा कहा जाता था कि उसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होता था। ठीक ना, क्योंकि उससे उस समय इतना देश पर उसका शासन था ना
कि एक देश में सूरज डूबा तो एक देश में सूरज निकल जाता था, ठीक ना। तो उस समय इंग्लैंड का ही बोल बाला था और सबसे पढ़े लिखे इंग्लैंड ही थे, तो इसीलिए इंग्लैंड के यहाँ ही सबसे पहला जो यानी कि सबसे पहला जो पार्टी था वही बनाया गया था, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 28। क्वेश्चन संख्या 28 है कि गठबंधन की सरकार बनने की महत्तम संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में होता है। गठबंधन, आप इसको भी ध्यान से देखिए। गठबंधन, गठबंधन मतलब समझते हैं ना क्या होता है। मानिए कि एक पार्टी, ठीक ना, मान लीजिए कि एक पार्टी, एक बी पार्टी है, ठीक है, एक सी पार्टी है। सी पार्टी का मान लीजिए कि वोट 70 है, ठीक है, और इसके पास कितना वोट है, इसके पास 25 वोट है और इसके पास क्या है 50 वोट है, ठीक है, 50 वोट है। तो देखिए जीतेगा कौन, ऐसे में तो जीतेगा ये। लेकिन अगर ए और बी आपस में क्या हो, मिल जाए, तो इसके पास कितना सीट हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा 75 सीट, यानी कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए जीतने के लिए दोनों क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं, यानी दोनों आपस में मिल जाते हैं। और जब दोनों आपस में मिलेगा तो 75 सीट हो जाएगा। तो सत्ता में किसकी भागीदार, सत्ता के लिए कौन हो, सत्ता में कौन जीतेगा, तो वो जीतेगा 75 सीट वाला। तो देखिए जब अकेले नहीं जीत पाता है तो दूसरा का हाथ थाम लेता है, इसी हाथ का थामना क्या कहलाता है, गठबंधन की सरकार कहलाता है, ठीक है। अब इस मानी कि अब 75 सीट में से जो सरकार बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे गठबंधन की सरकार, ठीक ना। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि गठबंधन की सरकार बनने के लिए महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, बहुदलीय। हम समझा देते कैसे, देखिए अगर एक ही पार्टी हो, एक मान कि एक खाली पार्टी था, तो वो उसमें ऐसा संभव था कि दूसरा से मिल जाए। देखिए जब 1 2 3 एक से ज़्यादा पार्टी होगा ना, एक से या दो से ज़्यादा पार्टी होगा तभी आपस में मिलकर मिलेगा, ठीक ना। देखिए मानिए कि ए है, ये किसके साथ मिलेगा, किसी के साथ मिलने के लिए भी कोई चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे ए है तो ए किसके साथ मिल गया, बी के साथ मिल गया, मतलब कि एक से ज़्यादा होना चाहिए। जब एक से ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बहुदलीय अर्थव्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। गठबंधन की सरकार कहाँ बनती है, तो वो बनती है बहुदलीय व्यवस्था में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 29, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। क्या पूछा है, राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल मतलब कि वो देश लेवल पे नहीं है दल, लेकिन ठीक ना, लेकिन अपना क्षेत्र के लिए दल हो। ऐसा कौन है, कांग्रेस पार्टी, तो ये तो देश के लिए है तो ये नहीं होगा, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी, ठीक ना। क्या पूछ रहा है, ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, ये भी हमारे देश में चलता है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी, तो ये क्या है, तो ये एक क्षेत्रीय पार्टी है। क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, तो ये भी है क्या है, राष्ट्रीय दल है। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय दल नहीं है तो हमारा सही आंसर होगा लोक जनशक्ति पार्टी, हमारा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑल क्लियर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा आपके मोबाइल के सामने, मोबाइल स्क्रीन पर, कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत। तो जानते हैं कहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और बात करें चाइना की, तो चाइना में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो चाइना में है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक ना, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ये आप याद रखिएगा। साम्यवादी ऐसे होगा, साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो चाइना में होगा। अमेरिका में कैसा है, तो अमेरिका में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर आपसे कहीं पूछ ले कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, साम्यवादी अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, तो आप बोलिएगा कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था ऐसे अर्थव्यवस्था को कहेंगे जहाँ के संसाधनों पर किसका अधिकार हो, जहाँ के संसाधनों पर किसी निजी व्यक्ति का क्या हो, स्वामित्व हो, निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो, उसको कहेंगे हम पूंजीवादी। अगर बात आ गया साम्यवादी पर, तो वहाँ के जितना भी राष्ट्रीय सामान होगा या जितना भी संसाधन होगा, सब पे किसका अधिकार होगा, तो सब पे सरकार का अधिकार होगा, सरकार का एकाधिकार होगा, ठीक ना, सरकार का अधिकार होगा, उसको हम कहेंगे साम्यवादी। लेकिन अगर वहाँ के सभी सरकारी चीज़ पे या संसाधन पे सरकार और पूंजीपति, ठीक ना, सरकार और पूंजीपति या निजी स्वामित्व दोनों का बराबर का अधिकार हो, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब भारत में दोनों का शासन होता है, ठीक ना, पूंजीवादी का भी शासन है, पूंजीपति का भी शासन होता है और भारतीय सरकार का भी शासन होता है, दोनों मिलजुल कर करता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, ऑल क्लियर। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो है क्वेश्चन संख्या 31। अरे क्वेश्चन संख्या 31 है, ये क्या हो गया भाई,
हटो भाई। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन संख्या 31 की। तो हमारा क्वेश्चन संख्या 31 है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य मतलब क्या कि जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा है तो वो कौन है, तो वो बिहार होगा ना। कौन, ये तो बिहार, ये तो आप जानते हैं। ये भी क्या, ये भी आपका हो गया VVI श्रेणी का क्वेश्चन है, ठीक ना। ये भी आपको क्या रखना है, रट लेना है। ये क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है, यानी कि शेयर बाजार पर कंट्रोल कौन करता है, ठीक ना। मानिए कि एक शेयर बाजार एक मार्केट है, उस पर कोई कंट्रोल करने वाला चाहिए ना, तो उस पर कंट्रोल कौन करता है, सेबी उस पर कंट्रोल करता है। कौन करता है, सेबी, ठीक ना, सेबी, समझ गए ना। सेबी उस पर क्या करता है, कंट्रोल, कि कितना गया कितना आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर कौन कंट्रोल करता है, सेबी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संस्थागत वित्त संसाधन है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन, संस्थागत वित्त का साधन है, ठीक ना। संस्थागत वित्त का साधन कौन है वो आपको बताना है। तो वो हमारा कौन होगा, तो व्यावसायिक बैंक होगा, ठीक ना। व्यावसायिक बैंक, ना व्यापारी होगा, ना रिश्तेदार, ना ही महाजन। कौन होगा, संस्थागत व्यक्ति वित्त साधन। क्या वित्त मतलब क्या, सरकार के लिए, तो वो हमारा कौन होगा, तो होगा व्यावसायिक बैंक, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि आपके लिए ये भी VVI प्लस रटने वाला है, ठीक ना। रटंतु, ठीक ना, इसको रटना होगा आपको। VVI भी कह सकते, इसको आपको याद होना चाहिए। तो वो कौन है, वित्तीय राजधानी। तो वित्तीय राजधानी भारत में कहते हैं मुंबई को क्या बोलते हैं, वित्तीय राजधानी बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि इनमें से कौन सी एक बीमारू राज्य नहीं है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं, बीमारू मतलब क्या होता है, वही पिछड़ा राज्य, ठीक ना, नहीं है। देखिए बिहार तो पिछड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, जो सॉरी कर्नाटक नहीं, उड़ीसा है। तो पिछड़ा राज्य को नहीं है, कर्नाटक पिछड़ा राज्य नहीं है, ठीक ना। कर्नाटक एक विकसित राज्य है, ठीक है। तो कर्नाटक हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ऑल क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 5। ये भी आपको याद रखिएगा, ठीक ना। इकोनॉमिक्स का VVI प्रश्न है, ठीक ना। VVI ये भी प्रश्न है किसका, इकोनॉमिक्स का, कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। तो वो कितने हैं, तो वो होते हैं 5, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब हुआ था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब हुआ था, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब किया गया था वो आपको बताना है, कहाँ, भारत में, ठीक है। तो वो कब किया गया था, तो वो किया गया था 1986 ईस्वी में। कब किया गया था, 1986 ईस्वी में क्या किया गया था, उपभोक्ता संरक्षण। यानी कि देखिए, मानिए कि हम किसी दुकान में खरीदने गए कुछ, तो हम उसके लिए क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। हमारे साथ कुछ हो गया, ठीक ना, यानी कि हमारे साथ सामान में फ्रॉडी हो गई या हमसे पैसा ठग लिया गया दुकानदार के द्वारा। तो वो उस सब संरक्षण, उस सब से बचने के लिए एक संस्था बनाई गई, ठीक ना। एक संशोधन बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया, ठीक ना। वो कब घोषणा हुआ था, मतलब वो बनने की कब बना था, ठीक ना। तो वो बना था कब, 1986 में। ये भी आपका VVI प्रश्न है, ठीक ना। VVI प्रश्न, इसको आपको रटना होगा, ठीक ना। ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। 1986 हमारा हो जाएगा सही आंसर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है, ठीक ना। जब आप सोना खरीदते हैं तो उसकी शुद्धता को नापने के लिए एक उस पर मोहर लगा होता है। उस मोहर का नाम क्या है, ठीक ना। SI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हॉल मार्क आप सुने हुए होइएगा कि जब किसी दुकान की किसी सोना का जो दुकान होता है ना, ज्वेलरी का दुकान, उसके सामने जाएगा तो लिखा होगा हॉल मार्क के साथ, दुकान पे लिख देता है हॉल मार्क वाला सोना, ठीक ना। मतलब हॉल मार्क के साथ मिलेगा यहाँ पे सोना। तो शुद्धता नापने के लिए एक मोहर लगता है, ठीक ना। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हॉल
मार्क, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, हॉल मार्क हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि नदियों के बाद आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़, क्या पूछ रहा है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण का मतलब देखिए, नदी में बाढ़ आता है, उसका प्रमुख कारण पूछ रहा है कि प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, देखिए, जल की अधिकता, तो वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, वर्षा का अधिक होना। देखिए, जब वर्षा अधिक होगा, नदी में तो इससे पानी तो हमेशा रहता है ना, लेकिन जब मानी कि ज़्यादा वर्षा हो गया तो क्या होगा, उसमें बाढ़ आ जाता है। ठीक है, बाढ़ आ जाता है। तली के अवसाद के कारण भी होता है, लेकिन वो उतना इफेक्ट नहीं डाल पाता, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे वर्षा की क्या बोलते हैं उसको, वर्षा की अधिकता। ठीक है, ज़्यादा वर्षा होगा तो बाढ़ नदी में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। देखिए, जहाँ पे ज़्यादा भूकंप होता है, जैसे जापान, ठीक ना, जापान में क्या होता है, ज़्यादा भूकंप होता है। अगर इंडिया की बात करें तो गुजरात, ठीक ना, गुजरात, अई टाइप से हमें ज़्यादा भूकंप होता है, ठीक ना, ये सब क्षेत्र में। तो इसमें हम कैसा घर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैसा घर या भवन बनाएंगे। तो वो कैसा घर बनाएंगे वो हमको बताना है। बताइए कैसा घर उसमें हम बनाएंगे। तो उसमें बनाएंगे हम आयताकार, ठीक ना, आयताकार घर बनाएंगे। कैसा, आयताकार घर बनाइएगा तो उसको गिरने का चांस बहुत कम होता है, ठीक ना, क्योंकि चारों बगल का पिलर जमीन को पकड़ के रखता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ब्रेस्ट, क्या है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। क्या पूछ रहा है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ठीक ना, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो किन देशों के बीच हुई थी, तो वो हुई थी रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। कब, किसके बीच हुई थी, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये प्रश्न हो गया आपका हिस्ट्री का, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगला प्रश्न की। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि मार्च 1946 में, कब, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ठीक ना, 1900 कब, देखिए, मार्च 1946 में एक समझौता हुआ था किसके बीच में, फ्रांस वर्सेस वियतनाम। ठीक ना, वियतनाम के बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक ना, उस समझौता को हम किस नाम से जानते हैं। तो उस समझौता को जानते हैं हम किस नाम से जानते हैं उस समझौता को। तो उस समझौता का जानते हैं हम होनोई समझौता के नाम से। किसके समझौता, कौन समझौता, तो होनोई समझौता के नाम से हम जानते हैं। तो हमारा होनोई समझौता हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑल क्लियर। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ये भी VVI ऑब्जेक्टिव है। ठीक ना, VVI ऑब्जेक्टिव है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में रखा गया था। तो वो रखा गया था कब, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कब रखा गया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना रखा गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। इससे ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकता है कि 1920 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किस पार्टी ने की थी। तो वो थी कांग्रेस पार्टी। ये भी पूछ सकता है कि 1929 लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किस चीज़ का मांग किया गया था। तो वो था पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इससे 3 को ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तीनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि वल्लभ भाई पटेल को पहले वल्लभ भाई पटेल चीफ थे। ठीक ना, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई। तो वो कौन थे, किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था सरदार की उपाधि। तो किसके द्वारा, बारदोली। ठीक ना, कौन है, बारदोली आंदोलन के द्वारा ही क्या मिला, सरदार का उपाधि मिला। किसको, वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला, सरदार की उपाधि दी गई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसको आप VVI के श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ।
1938, 1958, एक ऑप्शन तो लिख लीजिए 1981, सॉरी 1881 है। उसके बाद एक ऑप्शन है 1911। आपको बताना है कि जो पहला भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था वो कब हुआ था। तो वो याद रखिएगा 1881 ईस्वी में क्या हुआ था, पहला फैक्ट्री वाला एक्ट पारित हुआ था। 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट क्या हुआ था, पारित हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगला प्रश्न का। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो देखिए, श्रमिक वर्ग का भी शोषण किया गया। यानी कि शोषण मतलब क्या, उससे ज़्यादा काम करवाया गया, मारा गया, पीटा गया, उसको ढंग से पैसा नहीं दिया गया, उसको ढंग से खाना नहीं दिया गया। ठीक ना, यही सब इसी सब को हम बोलते हैं शोषण। ठीक ना, मध्यम वर्ग के साथ भी किया गया, कृषक वर्ग के साथ भी किया गया। तो हमारा कुल मिला के बाद हो जाएगा सभी के साथ किया गया। ठीक ना, पूंजीपति मतलब क्या कि जिसके पास पैसा वैसा बहुत हो, उसके द्वारा शोषण किया गया तीनों वर्ग का। ठीक ना, तीनों वर्ग हमारा हो जाएगा, सभी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। देखिए, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति जो आज तक हुई है, उसमें से कौन सी क्रांति को सबसे बड़ी क्रांति कहा जाता है। तो उसको कौन है, तो वो है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति को आधुनिक युग में विश्व में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कहते हैं। किसको, तो औद्योगिक क्रांति को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इसको आप VBI के श्रेणी में डाल सकते हैं। ठीक है, VBI के श्रेणी में इसको आप डाल सकते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ठीक ना, क्वेश्चन है भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुआ। 1990 के दशक में। ठीक ना, यहाँ पे 1990 है, 1990 के दशक में, 1990 लिखिए, 1990 के दशक में। ठीक ना, 1990 के दशक में। ठीक है, उसके बाद 60 के दशक में, 70, 80। तो देखिए, भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ तो कब हुआ, तो 1990 के दशक में। यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सही। 1990 के दशक में क्या किया गया था, तो भूमंडलीकरण की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और इस सेशन का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग, ये भी आप इसको VBI की श्रेणी में डाल सकते हैं। ठीक है, कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो पुस्तक की छपाई की थी वो थी कौन, तो वो थी बाइबिल। सबसे पहले बाइबल की ही छपाई की थी कौन, तो गुटेनबर्ग। ठीक ना, गुटेनबर्ग ने सबसे पहली छपाई की थी किसकी, तो सबसे पहले जो छपाई की थी वो थी बाइबल की पहली छपाई की थी। ठीक है, अब बात करते हैं इस सेशन की लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 50 का, कि विश्व में सर्वाधिक मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वाधिक नहीं, सॉरी, सर्वप्रथम, सबसे पहले मुद्रण मतलब पैसा, सबसे पहले जो पैसा की शुरुआत हुई तो वो कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी चीन में। ये भी आप VBI के श्रेणी में इसको भी डाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पैसा का शुरुआत हुआ तो वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था चीन में। ठीक है, और आपको बता दें, ठीक ना, एक आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, उसी टाइम में ये वीडियो अपलोड होगा। और इस वीडियो को देखिए, और जो भी आप देखिए, आप जितना भी बनाए हैं, जितना आपका सही हुआ एकदम सही ढंग से, यार ठीक ना, कोई चीटिंग के साथ नहीं, एकदम दिल से बताइएगा कि कितना आपका कमेंट बताइएगा कितना आपका सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। ठीक है, अगर आपको जहाँ तक भी आपको लगा हो कि हम गलत पढ़ाए, वो आप हमको कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक ना, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। टेलीग्राम पे आइए, आपको ये सब PDF मिलेगा। ठीक ना, और जो भी गलती होगा कमेंट पे आप बता सकते हैं। ठीक है, और बोर्ड का टेंशन नहीं लीजिए। ठीक ना, जो पढ़े हैं वही पढ़िए, नया कुछ भी नहीं पढ़ने का जरूरत है। ठीक ना, जो पढ़े वही पढ़िए, उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए। कैसे, देखिए, हम जो पढ़ाएंगे वो लेवल उसका बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन बोर्ड में उतना लेवल आएगा नहीं। देखिए, अब ज़्यादा लेवल का तैयारी कीजिएगा तब ना लो लेवल का क्वेश्चन बना पाइएगा। इसीलिए ज़्यादा लेवल का तैयारी करें और लो लेवल बनाए। अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़िएगा। ठीक ना, हम भी जो पढ़ा गए हैं उसमें आपको लगे कि ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक ना, आपको लगे कि ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तो उसको क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, उसको नहीं याद कीजिए। अगर आपको याद है वैसा वो वाला क्वेश्चन अगर आए तो उसका आप आंसर दीजिए, जवाब दीजिए। लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़िए। आपका आज हो गया कितना, आज 7 तारीख हो गया, 7 दिन और बचा हुआ है, 1 हफ्ता और बचा हुआ है।
एग्ज़ाम का, ठीक ना। तो ढंग से पढ़िए, कुछ नया नहीं पढ़िए। बस हम यही बोलना चाहेंगे कि कुछ ज़्यादा नहीं, सॉरी ज़्यादा नहीं कहा गया, कि मतलब कुछ नया नहीं पढ़िए, जो पढ़े हैं वही पढ़िए। इसी नोट के साथ हम वीडियो करते हैं एंड। तब मिलते हैं अगले सेशन में, अगले किसी ज़बरदस्त सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, बाय बाय, सी यू सून, ठीक है।